प्रिया फ्रॉम ब्राइंट एकेडमी। आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। और बताओ क्या हालचाल, सब बढ़िया, मजे में एकदम। तो दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर हमने रेशियो और प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। उसके बाद में हमने देखा था प्रोपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या क्या थी, हमने एक इक्वेशन लिखी थी, यदि हमें a अपॉन में b इक्वल्स टू c अपॉन में d दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इनवर्ट एंडो प्रॉपर्टी। इनवर्ट एंडो प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि हमें जो इक्वेशन दी हुई है इसे आप इनवर्स करो। मतलब a अपॉन में b इक्वल्स टू c अपॉन में d दिया हुआ है तो ये इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी के अंदर क्या हो जाएगा, b अपॉन में a इक्वल्स टू d अपॉन में c हो जाएगा। अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी के अंदर a अपॉन में c किसके इक्वल होना चाहिए, b अपॉन में d के इक्वल होना चाहिए। कंपोनेंट प्रॉपर्टी के अंदर a प्लस बी अपॉन में b इक्वल्स टू होना चाहिए c प्लस d अपॉन में d के। डिविडेंडो प्रॉपर्टी के अंदर a माइनस बी अपॉन में b किसके इक्वल होना चाहिए, c माइनस d अपॉन में d के इक्वल होना चाहिए। कंपोनेंडो और डिविडेंडो प्रॉपर्टी हमें बताता है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, c प्लस d अपॉन में c माइनस d के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद में हमने देखा था एडेंडो प्रॉपर्टी। एडेंडो प्रॉपर्टी के अंदर क्या था, a अपॉन में b इक्वल्स टू होना चाहिए c अपॉन में d के, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, a प्लस सी अपॉन में b प्लस d के इक्वल होना चाहिए। सब्ट्रैक्टेंडो प्रॉपर्टी के अंदर हमने देखा था a अपॉन में b इक्वल्स टू c अपॉन में d इक्वल्स टू a माइनस सी अपॉन में b माइनस d, ये तीनों इक्वल होने चाहिए। चलिए इसी के साथ में आगे हम प्रपोर्शन के मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है फिफ्थ क्वेश्चन है मॉड्यूल का। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 6 8 9 इज। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी a अपॉन में b इक्वल्स टू c अपॉन में d होना चाहिए। यहाँ पे हमने फिर नाम भी दिए थे इनको कि a का नाम था फर्स्ट प्रोपोर्शन, b का नाम था सेकंड प्रोपोर्शन और c का नाम था थर्ड प्रोपोर्शन और d का नाम था हमारे पास में फोर्थ प्रोपोर्शन। इस तरीके से हमने इसको नाम दिए थे। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। अब हमने इसकी कंडीशन भी पढ़ी थी कि जब हमें 4 नंबर दिए हुए होंगे तो वो उसकी कंडीशन थी कि वो चारों नंबर प्रोपोर्शन में कब माने जाएंगे, कब माने जाएंगे। तो इसकी कंडीशन थी AD इक्वल्स टू BC होना चाहिए। ये हमने क्वेश्चन कंडीशन पढ़ी थी। तो हमें यहाँ पे अभी क्या क्या दे रखा है, फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, d को हम x मान लेंगे। a कितना दे रखा है 6, b कितना दे रखा है 8, c हमें दे रखा है 9 और d हमने अभी अज्यूम कर लिया x। अब ये जो हमें फिगर दिए हुए हैं इन्हें हम क्या करेंगे, इस कंडीशन के अंदर पुट करेंगे। तो a कितना है 6, d कितना है x, ये इक्वल होना चाहिए b कितना है 8 मल्टीप्लाई बाय c कितना है 9। तो x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 6। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12। तो हमारा जो फोर्थ प्रोपोर्शन है d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6 1/4 एंड 5। हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, मतलब c फाइंड करना है। भाई 3 नंबर प्रोपोर्शन में कब माने जाएंगे, इसकी कंडीशन हमने लिखी थी a अपॉन में b इज इक्वल टू b अपॉन में c। वे 3 नंबर जब हमें दिए होंगे उसे प्रोपोर्शन में अगर बोलना है कि वो प्रोपोर्शन में है तो वो उसी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, b स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, ac के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमने इन्हें नाम दिया था, a को नाम दिया था फर्स्ट प्रोपोर्शन, b को हमने नाम दिया था मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, और c को हमने नाम दिया था थर्ड प्रोपोर्शन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है, मतलब c फाइंड करना है। तो c को हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे x मान लेंगे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 24 प्लस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 4। बी हमें दे रखा है, ये हो गया हमारे पास ए। बी हमें दे रखा है 5 और सी हमें फाइंड करना है, तो उसे हमने क्या मान लिया एक्स। अब ये जो हमें वैल्यूज दे रखी है हम इस कंडीशन के अंदर इसे पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए कितना दे रखा है 25 अपॉन 4 और सी कितना दे रखा है हमें एक्स। अब इसे हम सिंप्लीफाई करें तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो अब 25/4 को हम यहाँ लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, इसको हम ऐसे लिखेंगे 25/25 में 4। तो जब ये इस तरीके से वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है तो ये क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, एक्स हमारे पास में क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो हमारे पास थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11th क्वेश्चन हमारे पास में है, यूजिंग द properties of proportion solve the following equation for y given। हमें ये इक्वेशन दी हुई है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको क्या मान सकते हैं भाई, ये हमें इक्वेशन दी हुई है 341 अपॉन में 91 इज इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 3y अपॉन में 3y स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम नाम देते a, इसको हम नाम दे दे b, इसको हम बोल दे c और इसको हम नाम दे दे d। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी यूज हम करेंगे, यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करेंगे। डिविडेंडो प्रॉपर्टी के अंदर क्या दिया था, डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या बोलती है, डिविडेंडो प्रॉपर्टी बोलती है a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी किसके इक्वल होना चाहिए, c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी के इक्वल होना चाहिए। तो अब इसे हम इस प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यूज हमें मिल गई है a b c d की, इसे हम इस प्रॉपर्टी के अंदर अगर इंसर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा 341 प्लस 91 डिवाइडेड बाय 341 माइनस 91 इज इक्वल्स टू c प्लस डी कितना दे रखा है y क्यूब प्लस 3y प्लस 3y स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय c माइनस डी। तो y क्यूब प्लस 3y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1। अब इसे हम सॉल्व करें तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई सा हमें फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब और नीचे वाला हमारे पास में बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ये अगर हम इसे ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ये फॉर्मूला हम किस तरीके से लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में फॉर्मूला निकल के आता है। तो ये इक्वेशन भी हमें कुछ इस तरह की नहीं दिख रही। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगी, ये जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी क्यूब और a माइनस बी क्यूब के इक्वल हो जाएगी। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो फिर हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं y प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन y माइनस 1 का होल क्यूब।
और ये इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 432 डिवाइड बाय 250। ये वैल्यू हमारे पास में इतनी आ जाएगी। अगर अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो इसे हम अगर कट करते हैं, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, इसे कट कर सकते हैं हम 2 की टेबल से, तो ये कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 5 जा 10। तो ये जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये किस में दे रखी है, इसकी पावर कितनी है, क्यूब में। तो आपको ये जो 216 और 125 दे रखा है, 216 और 125 ये किसका क्यूब बनता है, 216 और 125 किसका क्यूब बनता है, 216 और 125 क्यूब बनता है, ये होता है 6 का क्यूब, और 125 होता है 5 का। तो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन क्या निकल के आती है, इसे सॉल्व करने पे 6 का क्यूब डिवाइड बाय 5 क्यूब इज इक्वल्स टू y प्लस 1 का होल क्यूब डिवाइड बाय y माइनस 1 का होल क्यूब। अब इसे हम और सॉल्व सिंप्लीफाई करें, इनकी पावर जो है वो क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 1 और y माइनस 1। इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 5। तो 6y माइनस 5y, y की टर्म्स को एक साइड ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 6। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 11। तो y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 11। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल्स स्टूडेंट एंड 23 फीमेल स्टूडेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। भाई मेल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 48, फीमेल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 23, और हमारे पास में इसका टोटल कितना आ जाएगा, इसका टोटल हमारे पास में कितना हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा हमारे पास में 71। तो अब ये रेशियो किसके बीच में पूछ रहा है, रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट टू टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। तो फीमेल स्टूडेंट कितने हैं, 23, और टोटल कितने हैं, 71। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 अपॉन में 71, दैट इज 23:71। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। 14 क्वेश्चन करते हैं, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 80 एंड 1/5 इज। मीन प्रोपोर्शन पूछा है। अब 3 नंबर हमें दिए हुए हैं, तो हमने जो नाम दिए थे, हमने अभी ये थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखी थी, क्या दी हुई है, a अपॉन में b इज इक्वल्स टू b अपॉन में c। तो मीन प्रोपोर्शन नाम किसको दिया था, b को दिया था। तो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, b फाइंड करना है। तो b को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। a कितना दिया हुआ है, 80, b हम मान लेंगे x, और c हम कितना मान लेंगे, 1/5। c हमें कितना दे रखा है, 1/5 दे रखा है। अब 3 नंबर प्रोपोर्शन में इसकी कंडीशन क्या थी, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो बी हमें कितना दे रखा है, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसे हम सिंप्लीफाई कर, तो ये किस तरीके से होगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 5 6 जा 30, 16 हो गया। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास में क्या आ गया, 16, और एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी भाई, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 4 4 4 जा 16 होता है ना।
तो यहाँ पे हमारा मीन प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16 क्या बोलता है, इफ 4, 6, P, 27, Q are in continued proportion, find the value of P and Q। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या नंबर दिए हुए हैं, 4, 6, Q, नहीं 4, 6, P, 27 और Q। ये हमें 5 नंबर्स दिए हुए हैं और ये क्या बोल रहा है, ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है। तो कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है और हमें फाइंड क्या करना है, P और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम इन तीन का पेयर बनाएंगे, इन तीन का प्रोपोर्शन निकालेंगे और फिर बाद में हम इन तीन नंबर का प्रोपोर्शन निकालेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। फिर इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कौन सी, a अपॉन में b इज इक्वल्स टू b अपॉन में c। तो a कितना आ जाएगा, 4/6 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन में p। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। p इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में 4। तो यहाँ पे हमारे पास p कितना आ जाएगा, 4 से 36 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल होगा, 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 4 9 जा 36 होता है ना, तो p कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9 आ जाएगा। अब इन तीन नंबर को हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन में रखेंगे। अब इसे हम वापिस से कंडीशन में पुट करते हैं, p अपॉन में 27 इज इक्वल्स टू 27, p अपॉन में 27 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, p मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 27। अब हमें यहाँ पे p की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 9। तो p की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय q इज इक्वल्स टू 27 मल्टीप्लाई बाय 27 और q इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइड बाय 9। तो इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो ये 9 3 जा 27 हो जाएगा, 27 3 जा कितना होता है 81। तो हमारे पास में p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू हमारे पास में आ गई 9 और q की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 81। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोलता है, if a student having spectators divided into group of young generation and old generation and the number of young spectator are 1525 and old spectator are 1875, find the ratio of total spectators to young spectator। ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने स्पेक्टेटर को दो ग्रुप में डिवाइड किया, यंग जनरेशन और ओल्ड जनरेशन के अंदर। तो यंग जनरेशन क्या कितने लोग हैं, 1525 और ओल्ड स्पेक्टेटर जो है ओल्ड जनरेशन से जो है वो कितने हैं, 1875। तो इसका जो टोटल है वो, इसका टोटल हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 3400। तो टोटल स्पेक्टेटर कितने हुए, 3400। उसमें से यंग कितने हैं 1525 और ओल्ड कितने हैं 1875। क्वेश्चन क्या रेशो मांग रहा है, फाइंड द रेशो ऑफ टोटल स्पेक्टेटर टू यंग स्पेक्टेटर। तो रेशो कितना मांग रहा है, ये टोटल स्पेक्टेटर्स डिवाइडेड बाय यंग स्पेक्टेटर।
ये इस तरीके से रेशियो मांग रहा है। तो टोटल स्पेक्टेटर्स हमारे पास में कितने हैं 3400 और यंग स्पेक्टेटर्स हमारे पास में कितने हैं 1525। इसे अगर हम कैंसिल करें तो ये कैंसिल होके हमारे पास में, इसे हम 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 5 6 30, यहाँ पे कितना बचा 4 और 40 हो गया, 5 8 40 और ये 0 का आ जाएगा यहाँ पे, 5 3 15, 0, 5 5 20। इसे दोबारा हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा कितना 5 1 5, 5 3 15 और 5 6 30। यहाँ पे हम इसे कैंसिल करें तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30 और ये 5 1 5। तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा डी आ जाएगा 136:61। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 18 क्वेश्चन क्या बोलता है, 18 क्वेश्चन बोलता है फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 8। मीन प्रोपोर्शनल मतलब कितना दे रखा है बी दे रखा है 8 एंड द फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। मतलब हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिसका मीन प्रोपोर्शन कितना है 8 है। मतलब बी हमें दे रखा है 8 और दो नंबर कौन से फाइंड करने हैं ए और सी फाइंड करना है। अब ये बोल रहा है द फर्स्ट नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर। जो फर्स्ट नंबर है वो इसका स्क्वायर है। मतलब अगर हम सी को x मान लेते हैं तो a क्या होगा x का स्क्वायर होगा। अब हमें तीन नंबर्स दे रखे हैं तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करें। तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में इसकी कंडीशन क्या थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये हमें कंडीशन दी हुई थी कि जब तीन नंबर प्रोपोर्शन में होंगे तो उसकी कंडीशन क्या है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है। तो बी हमें कितना दे रखा है 8 दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए कितना है हमारे पास में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना हो जाएगा एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू। अब 64 किसका क्यूब रूट होता है, मतलब अगर हम किस नंबर का क्यूब निकाले कि वो 64 आ जाएगा तो ये हमारे पास में आ जाएगा 64 का क्यूब रूट होता है 4। भाई इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा क्या हो जाएगा 64 हमारे पास में आ जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो गया 64 का क्यूब रूट हो गया 4। हमें दो नंबर निकालने थे तो सी हमारे पास में क्या आ गया 4, बी हमें दे ही रखा है 8 और ए हमें क्या दे रखा था एक्स स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा 16 8 और 4। तो हमारे पास में आंसर क्या आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है द रेशियो ऑफ द पॉकेट मनी सेव्ड बाय राकेश and his sister is 5:6. If the sister saves 60 more, how much more the brother should save in order to keep the ratio of their saving unchanged। भाई ये जो रेशियो दे रखा है 5:6 ये अनचेंज रहना चाहिए और ये भी बताना है हमें कि जो उसकी सिस्टर है वो 60 रुपए ज्यादा सेव कर रही है तो उसके जो ब्रदर है उसको कितना सेव करना चाहिए जिससे कि ये जो रेशो है 5:6 ये अनचेंज रहे। तो यहाँ पे हम इसे को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं लेट द सेविंग ऑफ राकेश एंड हिज सिस्टर इज 5x and 6x।
राकेश कितना सेव कर रहा है? 5x प्लस कितना सेव करना चाहिए हमें ये निकालना है, और उसकी जो सिस्टर है वो कितना सेव कर रही है? 6x प्लस 60, और ये रेशियो कितना दे रखा है हमें? 5/6। अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 5 6x प्लस 60। सॉल्व करो, 5 6 30x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 5 6 30x प्लस 300। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाली टर्म एक साइड लिखेंगे और जो नंबर दे रखा है हमें बिना वेरिएबल वाला उसे हम क्या करेंगे, एक साइड लिख लेंगे। तो ये कितना होती है, इसको हम कैसे लिखेंगे? 30x माइनस 30x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 300। तो ये 30x से 30x कैंसिल हो जाएगा भाई, माइनस है ना, 0 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 6y इज इक्वल्स टू 300, और y हमारे पास में कितना आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 6, तो y हमारे पास में कितना आ जाएगा? 50। तो अगर राकेश की सिस्टर 60 ज्यादा सेव कर रही है तो राकेश को कितना सेव करना पड़ेगा? ज्यादा, 50 सेव करना पड़ेगा, तभी ये रेशियो क्या रह जाएगा? 5:6 रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, ये हमारे जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे प्रोपोर्शन से रिलेटेड, ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया कॉन्सेप्ट, वेरिएशन। इसके बारे में हम थोड़े से नोट्स लिखेंगे, फिर इसे हम समझेंगे। वेरिएशन, वेरिएशंस क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है चेंज। एक वेरिएबल के अंदर अगर चेंज होता है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे वेरिएबल के ऊपर क्या पड़ता है। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है? टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स changes in same direction। दो वेरिएबल जो है वो सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज हो रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम यहाँ पे लें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती है वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर्स भी कम हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं, जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं। इसकी कंडीशन होती है, इसे हम किस तरीके से लिखते हैं? ए वेरीज बी, और इसकी कंडीशन होती है a इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय बी। ये जो k होता है ये क्या होता है? k होता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। एक कांस्टेंट टर्म होती है वेरिएशन के अंदर, उसे हम किससे डिनोट करते हैं? उसे हम डिनोट करते हैं k से। तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? जब दो वेरिएबल सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं, जैसे कि हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर भी बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे हमारी इनकम कम होती है वैसे वैसे हमारे एक्सपेंडिचर भी कम होते हैं। तो ये है हमारा डायरेक्ट वेरिएशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन क्या बोलता है?
टू वेरिएबल्स, इनवर्स वेरिएशन होता है टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स changes in opposite डायरेक्शन। इनवर्स वेरिएशन क्या बोलता है, जो दो वेरिएबल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं। एग्जाम्पल, प्राइस एंड डिमांड। ये कैसे चलता है भाई, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगी वैसे वैसे डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो वैसे वैसे क्या होता है, जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं। और जो डायरेक्ट वेरिएशन था वो क्या था, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। लेकिन जो इनवर्स वेरिएशन है वो किस तरीके से काम करता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और एक कम होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसकी कंडीशन हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, ए वेरीज 1 में बी। और ये जो वेरीज वाला साइन था इसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, के से रिप्लेस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय 1 में बी। तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू के अपॉन में बी। ये इसकी कंडीशन बन जाएगी। और जो के है यहाँ पे वो क्या हो जाता है, के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी is a constant of proportionality। तो इसके अंदर हम एक एग्जांपल लेंगे। अज्यूम करेंगे, अज्यूम इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जैसे अगर हमारी इनकम कितनी है, 10,000 है, तो हमारी जो एक्सपेंडिचर है वो कितने हो गए, 5,000। अगर हमारी इनकम 20,000 हो जाती है तो हमारे एक्सपेंडिचर भी कितने हो जाते हैं, 10,000 के हो जाते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, 40,000 हो गई, तो ये जो हमारे एक्सपेंसेस है वो भी कितने हो गए, 20,000। तो यहाँ पे जो हमारा के निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, दैट इज 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो हमारा के कितना आ जाएगा, के इज इक्वल टू 0.5। भाई इसे देखो ऐसे, एक्सपेंडिचर क्या है, ए, इनकम क्या है, बी। तो हमारी जो कंडीशन थी वो कितनी थी, ए इज इक्वल्स टू के बी। ए क्या है, एक्सपेंडिचर 5,000, के कांस्टेंट टर्म, और बी कितना है, 10,000। तो के हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड में लेकर आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो हमारे पास में कांस्टेंट टर्म के कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म के आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0.5। तो इस तरीके से ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है वो इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, नोट इन वेरिएशन in variations first target is to find out constant of proportionality
प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम वेरिएशन भी बोल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या फिर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, दैट इज के। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वेरिएशन से रिलेटेड। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए वेरीज directly with B when B is 3, then A is 12. Find A when B is equals to 11. तो जब हमें ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन किसका है, डायरेक्ट वेरिएशन का है या फिर इनवर्स वेरिएशन का है। और उसके बाद में हमने एक नोट लिखा था कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने के बाद में हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, के फाइंड करना होगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन को रीड करें तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा कौन से वेरिएशन का है, डायरेक्ट वेरिएशन का है कि इनवर्स वेरिएशन का है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं, ए वेरीज डायरेक्टली विथ बी। मतलब डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि क्या किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हम कंडीशन क्या लगाएंगे, इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे ए इज इक्वल्स टू के बी। ए कितना दे रखा है हमें 12, के हमें फाइंड करना है और बी हमें कितना दे रखा है 3। तो के हमारे पास में क्या आ जाएगा 12/3, तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें ए। तो ए इज इक्वल्स टू के बी। ए हमें फाइंड करना है, ए इज इक्वल्स टू के कितना आ गया हमारे पास में 4, बी हमें कितना दे रखा है 11। तो ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 44 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ए वेरीज इनवर्सली with B, A varies inversely with B when B is 5, then A is equals to 8. Find B when A is equals to 4. तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, A varies inversely with B और B हमें 5 दे रखा है, A दे रखा है 8। हमें फाइंड क्या करना है, B फाइंड करना है और इसके लिए हमें A दे रखा है 4। तो ये क्वेश्चन हमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये किसका है, इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है इनवर्सली ये वेरी कर रहा है। तो इसके अंदर हम जो कंडीशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, A इज इक्वल्स टू के अपॉन में B। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे और सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे के को। तो ए कितना हो गया 12 इज इक्वल्स टू, सॉरी ए कितना दे रखा है हमें, ए 8 दे रखा है, 8। ए हमें कितना दे रखा है 8, के हमें फाइंड आउट करना है और बी हमें कितना दे रखा है 5। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए इज इक्वल्स टू 5 8 जा 40। के हमारे पास में कितना आ गया 40 आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है और ए कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो ए इज इक्वल्स टू के अपॉन में बी। ए हमें दे रखा है 4, के की वैल्यू हमारे पास में आ गई 40 अपॉन में बी। तो बी को हम इधर लेकर आ जाएंगे,
तो ये कितना हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू 40 और b इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में 4। तो b की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं वेरिएशन से रिलेटेड और हमारे मॉड्यूल के अंदर जितने भी और क्वेश्चंस हमारे पेंडिंग रहे होंगे, जो भी इलस्ट्रेशंस बचे हुए हैं उन्हें हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो और क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन रेगुलरली मिलती रहे, जिससे कि आपका कोई भी जो नए हमारे लेक्चर्स आने वाले हैं, जो क्लासेस आने वाली है वो आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए गुड बाय, टेक केयर।